बीकॉम पार्ट सेकेंड सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज हम पूंजी की लागत में पूंजी की भारांकित औसत लागत वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में चर्चा करेंगे। दीर्घकालीन स्रोतों अर्थात ऋण पूंजी, अधिमान अंश पूंजी, समता अंश पूंजी तथा प्रतिधारित अर्जनों की विशिष्ट पूंजी की लागत ज्ञात करने के पश्चात अगला कदम संस्था की संपूर्ण पूंजी की लागत ज्ञात करना है। इन सभी साधनों से प्राप्त पूंजी का विनियोजन विभिन्न परियोजनाओं में किया जाता है। इन परियोजनाओं की लाभदायिकता की जांच विनियोजन की प्रत्याशित प्रत्याय दर की तुलना पूंजी की लागत से करके की जाती है, किंतु इसके लिए किसी विशेष साधन की पूंजी की लागत का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि संस्था की संपूर्ण पूंजी लागत ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की आवश्यकता होती है। संपूर्ण पूंजी लागत कोषों के विभिन्न स्रोतों की भारांकित पूंजी लागत है, जिसमें भार कोष के प्रत्येक स्रोत को कुल पूंजी में उसके अनुपात के अनुसार दिए जाते हैं। इस प्रकार पूंजी की भारित औसत लागत पूंजीकरण के विभिन्न स्रोतों की संस्था की कुल पूंजी संरचना में उनके अनुपातानुसार भारांकित लागतों का औसत होती है। इसे पूंजी की मिश्रित लागत कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की समग्र लागत ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या पूंजी की औसत लागत एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। पूंजी की भारांकित औसत लागत की गणना बहुत सरल है, किंतु इस गणना में अनेक कठिनाइयां भी हैं। इसकी गणना विधि के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहली है पूंजी साधनों के लिए प्रयुक्त भारों की गणना। पूंजी की भारांकित औसत लागत ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक साधन के लिए भार निश्चित करने पड़ते हैं। भार देने के लिए पूंजी के पुस्तक मूल्य अथवा बाजार मूल्य में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है। जब हम पुस्तक मूल्य का भार बुक वैल्यू वेट को लेते हैं, संस्था की कुल पूंजी संरचना में पूंजी के विभिन्न स्रोतों का सापेक्षिक अनुपात है। ये पुस्तक मूल्य भार संस्था के चिट्ठे में दी गई पूंजी संरचना संबंधी सूचना से आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बाजार मूल्य भार मार्केट वैल्यू वेट पूंजी के विभिन्न स्रोतों के बाजार मूल्य अर्थात प्रत्येक स्रोत का बाजार मूल्य में अनुपात के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं। बाजार मूल्य ज्ञात करने के लिए संस्था को प्रत्येक प्रतिभूति का चालू बाजार मूल्य मालूम करना पड़ता है। सैद्धांतिक दृष्टि से पुस्तक मूल्य की तुलना में बाजार मूल्य पर दिए गए भार अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। इसके कारण दो हैं। पहला है प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य इनसे प्राप्त होने वाली वास्तविक राशि के निकटतम होता है, तथा दूसरा पूंजी के प्रत्येक विशिष्ट घटक की लागत प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार ही की जाती है। किंतु बाजार मूल्य में निरंतर उच्चावचन फ्लक्चुएशंस होने के कारण इनका भारों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। व्यवहार में पुस्तक मूल्य के आधार पर ही भार अधिक प्रयोग किए जाते हैं। बाजार मूल्य के आधार पर भार देना असुविधाजनक होता है, विशेषकर प्रतिधारित अर्जनों की दशा में। किंतु प्रतिधारित अर्जनों का बाजार मूल्य अप्रत्यक्ष रूप से गिटमैन द्वारा बताई गई विधि से ज्ञात किया जा सकता है। उनके अनुसार पूंजी के विशिष्ट स्रोत की लागत ज्ञात करने के लिए प्रतिधारित अर्जनों को समता पूंजी ही माना जाता है। अतः समता अंश और प्रतिधारित अर्जनों का कुल योग
बाजार मूल्य माना जा सकता है। कुल बाजार मूल्य का समता अंश एवं प्रतिधारित अर्जन में विभाजन उनके कुल मूल्य के अनुपात में निकाला जा सकता है। भारांकित औसत पूंजी के लागत के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला है स्पष्ट एवं तर्कसंगत। यह संपूर्ण पूंजी लागत को पूंजी संरचना के व्यक्तिगत घटकों की लागत के योग के रूप में परिभाषित करती है। इसकी कार्यविधि तर्कपूर्ण तथा गणना क्रिया भी आसान है। दूसरा लाभ है इसका पूंजी के घटकों पर आधारित। इसमें ऋण एवं समता प्रतिभूतियों की लागत सम्मिलित की जाती है। इसलिए भारांकित औसत पूंजी लागत में पूंजी संरचना के प्रत्येक तत्व पर विचार किया जाता है। तीसरा गुण है सामान्य लाभों की दशा में परिशुद्ध। सामान्य लाभों की अवधि में पूंजी बजटन प्रस्तावों के चयन में विच्छेद दर के रूप में भारांकित औसत लागत अधिक परिशुद्ध होती है। चौथा गुण है इसका पूंजी व्यय प्रस्तावों के लिए आदर्श मापदंड। भारांकित लागत की सहायता से प्रबंधक पूंजी व्यय प्रस्तावों के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए विच्छेद दर का निर्धारण करता है। यह विच्छेद दर विनियोजन प्रस्ताव स्वीकार करने की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है, जो हमेशा भारांकित पूंजी लागत से ऊपर निश्चित की जाती है। अब हम भारांकित औसत पूंजी लागत की सीमाएं, जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण है, पर चर्चा करेंगे। पहला है अत्यधिक कम लागत वाले ऋणों की दशा में अनुपयुक्त। दूसरा है कम लाभों की दशा में अनुपयुक्त। तीसरा है भारांकन में कठिनाई। भारांकित औसत पूंजी लागत की गणना में पूंजी के विभिन्न घटकों को उचित भार देने में भी कठिनाई होती है। इसके लिए भार पुस्तक मूल्य के आधार पर दिए जाएं अथवा बाजार मूल्य के आधार पर। यद्यपि पुस्तक मूल्य से बाजार मूल्य अधिक उपयुक्त तो होता है, किंतु प्रत्येक कंपनी की पूंजी के प्रत्येक घटक का बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं होता। जब कंपनी की प्रतिभूतियों का सूचीयन नहीं होता तो यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। भारांकित पूंजी लागत की चौथी सीमाएं हैं पूंजी संरचना के लिए पूंजी संरचना के चयन में कठिनाई। औसत पूंजी लागत की गणना में एक कठिनाई पूंजी संरचना के चयन में आती है, जिससे भार लिए जाते हैं। इसके लिए क्या नया वित्त निर्गमन से पूर्व की पूंजी संरचना चुनी जाए या नया वित्त निर्गमन के बाद की पूंजी संरचना चुनी जाए अथवा कोई आदर्श पूंजी संरचना ली जाए। अब हम पूंजी की सीमांत लागत या नई पूंजी की भारित औसत लागत, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ न्यू कैपिटल के बारे में भी चर्चा करेंगे। पूंजी की सीमांत लागत से आशय सामान्यतः अतिरिक्त पूंजी की लागत या एक संस्था द्वारा एक विनियोग प्रस्ताव की वित्त पूर्ति हेतु प्राप्त की गई नई पूंजी से है। जब एक संस्था एक दिए हुए अनुपात में विभिन्न स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने के बजाय केवल एक ही स्रोत से पूंजी प्राप्त करती है, तब सीमांत लागत स्पष्ट लागत या पूंजी की विशिष्ट लागत कहलाती है। किंतु अनुकूलतम पूंजी संरचना को बनाए रखने की दृष्टि से संस्था को अतिरिक्त पूंजी विभिन्न स्रोतों में अतिरिक्त कोषों की लागत करने के लिए पूंजी की भारित औसत लागत की गणना आवश्यक है। इसलिए एक राशि की सीमांत पूंजी लागत को उस राशि की भारित औसत लागत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार नई पूंजी की भारित औसत लागत पूंजी की सीमांत लागत भी कहलाती है।